हाँ, नमस्कार दोस्तों। डेफिनेट कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हम चर्चा करेंगे, विलोम शब्द पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और ये जो टॉपिक है, चाहे वो रिट वाले विद्यार्थी हैं, चाहे वो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पटवारी है, या फिर हाई कोर्ट वाले हैं, या अन्य कोई भी वैकेंसी जहाँ पर हिंदी जो सिलेबस दे रखा है उसके अंदर ये विलोम शब्द के जो एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और वैसे देखें तो ये विलोम जो शब्द वाला है, इसके अंदर कोई समझाने वाली वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन ये शब्द भंडार है, इसको बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और लेकिन कुछ बातें हैं इसके अंदर, हमें किन किन बातों की तो ध्यान में रखना है, किस प्रकार हम विलोम शब्दों को शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना, सही कर सकते हैं। तो इस पर हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे। यदि बात हम करें विलोम की, तो हम देखते हैं कि कोई भी शब्द दे रखा है उसका जो विपरीत अर्थ होता है, ठीक है ना, वो उसका क्या माना जाता है, विलोम शब्द माना जाता है। विलोम शब्द के अंदर आपको जो विशेष बातें जो ध्यान में रखनी है, तो एक बात तो ये है कि जो हमने उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द पढ़े हैं, जिस प्रकार तत्सम शब्द है, या फिर तद्भव शब्द है, या फिर देश शब्द है, या हम कह सकते हैं कोई विदेश शब्द दे रखा है, ये जो उत्पत्ति के आधार पर हमने जो शब्दों के जो प्रकार पढ़े हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, एक प्रकार के जो संकर शब्द भी होते हैं, ठीक है ना। तो विलोम शब्द में आपको कोई भी शब्द दे रखा है, जैसे तत्सम शब्द आ रहा है, ठीक है ना, तो उसका यदि विलोम शब्द हम बनाएंगे तो आपको जो विलोम शब्द वाला जो शब्द होगा वो भी क्या होना चाहिए, तत्सम प्रवृत्ति का होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको विशेष रूप से बात ध्यान में रखनी है कि तत्सम शब्द के साथ विलोमार्थी जो शब्द होगा वो उसी प्रवृत्ति का होगा, तत्सम शब्द वाला होगा। यदि कोई तद्भव शब्द का आपको विलोमार्थी शब्द पूछ रखा है तो उसका भी विलोमार्थी जो शब्द होगा वो भी क्या होगा, तद्भव शब्द ही होगा। और यदि कोई देश शब्द है उसका आपको विलोमार्थी शब्द पूछ रखा है तो उसका भी विलोमार्थी जो शब्द होता है वो क्या करना है, आपको देशज ही करना है, ठीक है ना। या फिर कोई विदेश शब्द है उसका भी विलोमार्थी शब्द क्या होगा, विदेशज होगा। एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। तद्भव शब्द का विलोमार्थी तद्भव शब्द के साथ, देशज वाला देशज और विदेशज वाला विदेशज वाला है। या फिर आपको इस प्रकार का कोई शब्द दे रखा है जिसके अंदर कोई प्रत्यय लगा रखा है, ठीक है ना। जैसे आपको कोई तत्सम शब्द दे दिया, उसके अंदर कोई प्रत्यय लगा दिया। जैसे हम बात करें, ये जो एक लघु शब्द है, और लघु के अंदर यदि आपको एक ईमा प्रत्यय लगा दिया, ठीक है ना। अब आपको ध्यान है कि लघु का जो विलोम क्या होता है, गुरु होता है। लघु का विलोम क्या होता है, गुरु होता है। अब लघु में जब ईमा प्रत्यय लगाएंगे तो एक नया जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, लघिमा बनेगा। अब आपको पूछ रहे लघिमा का विलोम क्या होता है, आपको ये तो ध्यान है कि लघु का विलोम क्या होता है, गुरु होता है, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा है कि लघिमा का विलोम क्या होता है। तो आपको ध्यान में ये करना है, देखो लघु के बाद में हमने ईमा प्रत्यय लगाकर एक नया शब्द क्या बनाया, लघिमा बनाया। तो इसी प्रकार लघु का जो विलोम क्या है, गुरु है, तो गुरु के साथ भी हम कौन सा प्रत्यय लगा सकते हैं, ईमा प्रत्यय लगाकर एक नया शब्द बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ग्रीमा बन जाएगा, ठीक है। तो आपको लघिमा का विलोम पूछे तो लघिमा का विलोम क्या हो जाएगा, ग्रीमा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम कोई भी प्रत्यय दे रखा है तो प्रत्यय लगाकर उसका समान प्रत्यय लगाकर एक नए शब्द का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, और उसका क्या हो सकता है, विलोमार्थी शब्द बन सकता है, ठीक है। या हम बहुत सारे ऐसे उपसर्ग है उसके बारे में हम ध्यान कर सकते हैं। जैसे कोई आपको उपसर्ग दे रखा है, ये अनुपसर्ग है, ठीक है। और अनुपसर्ग का लगभग विलोमार्थी जो उपसर्ग होता है वो कौन सा होता है, प्रति उपसर्ग होता है। तो बहुत सारे ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर आपने अनुपसर्ग का प्रयोग किया है। इस प्रकार आपको एक शब्द दे दिया, अनुकूल दे दिया, ठीक है। अब आपको पूछ ले अनुकूल का विलोमार्थी शब्द क्या होगा। अब आपको ये ध्यान नहीं है कि अनुकूल का विलोमार्थी शब्द क्या होगा, लेकिन आपको ये ध्यान है कि अनु का अर्थ पीछे होता है और इसका विलोमार्थी जो उपसर्ग माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, लगभग कौन सा होता है, प्रति होता है, ठीक है ना। तो इसके आगे मूल शब्द यहाँ पर देखो कूल है, और कूल के आगे हमने उपसर्ग कौन सा लगाया, अनु लगाया है। तो इसी प्रकार हम कूल के आगे प्रति उपसर्ग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार प्रतिक्रिया है, अनुक्रिया है, इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको जहां पर अनु का विलोमार्थी शब्द के रूप में हम क्या कर सकते हैं, प्रति उपसर्ग का प्रयोग कर विलोमार्थी शब्द का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बहुत सारे उदाहरण, जिस पर सह उपसर्ग है, सह का अर्थ क्या होता है, सहित होता है, तो उसका विपरीत विलोमार्थी जो उपसर्ग है वो कौन सा माना जाता है, कै माना जाता है। जिस प्रकार सपूत और कपूत एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द है। एक में आपको सपूत दे रखा है, दूसरा का क्या हो गया, कपूत हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको सु का विलोमार्थी उपसर्ग क्या हो गया, कु हो गया, सुपुत्र है, इसका विलोम पूछे तो क्या हो जाएगा, कुपुत्र हो जाएगा। सुमति है, कुमति है, इस प्रकार हम विलोमार्थ क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार हम देखें कि उपसर्ग दे रखा है आपको, सत उपसर्ग है, सत का अर्थ क्या होता है, अच्छा होता है, और इसका विलोमार्थी देखें या तो क्या होगा, कद होगा, या फिर क्या होगा, दूर होगा, ठीक है ना, कद या दूर। तो कदाचार है, सदाचार है, इस प्रकार के आपको कोई भी शब्द दे रखा है तो उसका हम विलोमार्थी शब्द बना सकते हैं, ठीक है।
बाकी ये बार बार आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। विलोमार्थ कोई भी शब्द दे दिया उसका आपको विलोमार्थी शब्द पूछेगा, ठीक है। आज हम चर्चा करते हैं कुछ परीक्षा के अंदर जो विलोमार्थी जो शब्द आए हुए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और किस प्रकार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बातें हमने पढ़ी है कि विलोम किसी भी शब्द का जो विपरीत अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं, विलोम कहते हैं। और आपको ध्यान रखने वाली 4-5 बातें ये है कि तत्सम प्रवृत्ति का यदि कोई शब्द है उसके साथ असम या देशज है तो देशज, विदेशज है तो विदेशज, या फिर हमें कोई भी प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाया है तो उसका विलोमार्थी शब्द भी उसी के साथ हम प्रत्यय लगाकर नया शब्द बना सकते हैं, ठीक है। या कुछ उपसर्ग है उसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, विलोमार्थी शब्दों को सही कर सकते हैं। जैसे हमने ये पढ़ा है अनु का विलोमार्थी क्या हो गया, प्रति हो गया, सह का क्या हो गया, कै हो गया, सु का क्या हो गया, दु हो गया, ये कु हो गया। इस प्रकार विलोमार्थी शब्द है, ठीक है। अब देखो आपको अब ये जो शब्द पढ़ा है हमने विलोम, आपको यही पूछ ले कि विलोम का विलोमार्थी शब्द क्या होता है, ठीक है ना। विलोम का यदि विलोमार्थी शब्द पूछे तो इसका विलोम क्या होता है, अनुलोम होता है। विलोम का विलोमार्थी शब्द क्या होता है, अनुलोम होता है। अब आपको पूछ ले अनुलोम का विलोम क्या होगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर हमने जो उपसर्ग लगाया है वो कौन सा है, अनु है। यहाँ पर जो मूल शब्द है वो क्या है, लोम है। तो अनु का हमने ये पढ़ा है कि अनु का लगभग आपको विपरीत शब्द क्या मिलेगा, प्रति उपसर्ग मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके आगे हम प्रति लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। तो विलोम अनुलोम का जो विलोमार्थी शब्द क्या माना जाता है, प्रतिलोम माना जाता है, ठीक है ना। और विलोम का विलोमार्थी शब्द क्या हो जाएगा, अनुलोम हो जाएगा। तो अनुलोम का प्रतिलोम भी होता है, विलोम भी होता है। तो आपको अनुलोम का यदि आपको प्रतिलोम दे रखा है तो पहले कौन सा करना है, आपको प्रतिलोम करना है, ठीक है ना। और विलोम का विलोमार्थी शब्द पूछे तो क्या हो जाएगा, अनुलोम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अनुपसर्ग आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रति आ रहा है, ठीक है। अब देखो परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार पूछा जा सकता है। जैसे आपको कोई उदाहरण दे दिया और आपको ये पूछ लिया कि लघु दे दिया शब्द, ठीक है ना। और आपको पूछ लिया लघु शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या होगा, लघु का आपको विलोम शब्द बताना है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन की बात करें तो एक को आपको दे दिया बड़ा दे दिया, बी के अंदर आपको दीर्घ दे दिया, सी के अंदर आपको क्या दे दिया, गुरु दे दिया, और डी के अंदर आपको क्या दे दिया, हर्षवय दे दिया, ठीक है। इस प्रकार आपको कोई प्रश्न मिलेगा उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए और आपको पूछे लघु का विलोमार्थी शब्द क्या होता है। देखो लघु का अर्थ क्या है, आपको ध्यान है कि लघु का अर्थ क्या होता है, छोटा होता है। तो छोटा होता है, देखो बड़ा भी दे रखा है यहाँ पर, दीर्घ का अर्थ भी बड़ा होता है, गुरु का अर्थ भी बड़ा होता है, और हर्षवय का अर्थ तो क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। अब आपको लघु का विलोम पूछे तो यहाँ पर तीनों सही होने चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए, दीर्घ भी दे रखा है और गुरु भी दे रखा है। लेकिन जिस प्रवृत्ति का जो भी शब्द दे रखा है उसके आधार पर हम इसका क्या करेंगे, विलोमार्थी शब्द करेंगे, ठीक है ना। तो लघु का जो विलोम क्या होता है, लघु का यदि आपको विलोम पूछे तो लघु का विलोम क्या होगा, अभी गुरु होता है, ठीक है ना। हर्षवय का विलोम पूछे या दीर्घ का विलोम पूछे तो क्या होगा, हर्षवय होगा, और हर्षवय का विलोम क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अब बड़ा जो शब्द है वो बड़ा शब्द क्या है, देशज शब्द है, तो इसका विलोमार्थी शब्द भी क्या होगा, देशज ही होगा। तो बड़ा का विलोमार्थी शब्द क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो बड़ा का विलोमार्थी शब्द क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लघु का क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। और दीर्घ का विलोमार्थी शब्द पूछे तो ये क्या हो जाएगा, हर्षवय हो जाएगा, ठीक है। अब एक हमने पढ़ा है कि लघु के बाद में यदि आपको कोई भी प्रत्यय लगाकर हम नया शब्द का निर्माण कर सकते हैं। जैसे आपको ये लघु शब्द दे दिया, अब लघु के अंदर जब हम ए प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है ना, तो लघु के अंदर ए प्रत्यय लगाएंगे तो एक नया शब्द क्या बनेगा, लाघव बनेगा। अब आपको ये पूछ रहे लाघव का विलोम क्या होगा, तो आपको देखो लघु का विलोम ध्यान है कि लघु का विलोम क्या होता है, अभी गुरु होता है, और गुरु के बाद में हमने प्रत्यय कौन सा लगाया है, ए प्रत्यय लगाया है। तो लघु का जो विलोम है उसके साथ भी हम सेम प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ए लगाया तो यहाँ पर भी प्रत्यय कौन सा प्रयोग करना पड़ेगा आपको, ए प्रत्यय। तो लघु में ए प्रत्यय से क्या बन गया, लाघव बन गया। तो गुरु के अंदर ए प्रत्यय लगाएंगे तो ये शब्द क्या बन जाएगा, गौरव बन जाएगा। तो लाघव और गौरव एक दूसरे क्या है, विलोमार्थी शब्द है, ठीक है ना। तो इस प्रकार भी हम विलोमार्थी शब्द बना सकते हैं। यहाँ पर देखो सेम प्रत्यय का हमें क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको देखो ये लघु शब्द है, इसके अंदर प्रत्यय दे दिया, इष्ट प्रत्यय लगा दिया, ठीक है ना। कौन सा प्रत्यय दे दिया, इष्ट। और एक नया शब्द बनाएंगे वो क्या बन जाएगा, लघिष्ठ बन जाएगा। क्या हो जाएगा, लघिष्ठ। अब आपको पूछ रहे लघिष्ठ का विलोमार्थी शब्द क्या होगा, तो आपको ये बात है कि लघु का विलोम क्या हो गया, गुरु हो गया। तो गुरु के अंदर भी आप कौन सा प्रत्यय लगाओ, इष्ट प्रत्यय लगाओ, और एक नया शब्द क्या बनेगा, गरिष्ठ बन जाएगा, ठीक है ना। तो लघु का विलोम गुरु, लाघव का विलोम क्या हो गया, गौरव हो गया, लघिष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा, गरिष्ठ हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार हमने पढ़ा है लघिमा है, लघु के अंदर ईमा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो गया, लघिमा हो गया। और लघिमा का विलोम पूछे तो क्या हो जाएगा,
क्रिया हो गया, ठीक है ना। तो एक ही शब्द से हम प्रत्यय लगाकर अनेक शब्दों का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे के क्या है, विलोमार्थी शब्द हैं, ठीक है ना। तो विलोम का मैंने आपको बताया अनुलोम हो गया, और अनुलोम का विलोमार्थी पूछे तो क्या हो गया, प्रतिलोम हो गया। प्रेक्षण हम आपको इस प्रकार पूछ लिया, लघु का विलोम बड़ा भी दे रखा है, दीर्घ भी दे रखा है, गुरु भी दे रखा है, ठीक है ना। अब तीनों का अर्थ क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। लेकिन लघु का विलोम क्या होगा, गुरु होगा। ह्रस्व का विलोम क्या होगा, दीर्घ होगा। और छोटा बड़ा एक दूसरे के क्या है, विलोमार्थी शब्द है, ठीक है ना। और ये हम प्रत्यय लगाकर हम नए शब्दों का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, अन्य उदाहरण देखो आप। अब हमने बात की कि विदेशी शब्दों के साथ विदेशी वाले रहे, ठीक है ना। तो जैसे आपको एक शब्द दे दिया, बदबू दे दिया, ठीक है ना। और आपको पूछ लिया बदबू का विलोम में क्या होगा। अब देखो बदबू, ये जो बद उपसर्ग है ये विदेशी शब्द उपसर्ग है, ठीक है ना, बदबू। तो यहाँ पर देखो मूल शब्द क्या है, बू है, इसका आगे जो उपसर्ग लगा है वो कौन सा लगा है, बद उपसर्ग लगा है, ठीक है। अब इसका विलोमार्थी शब्द बनाएंगे तो बद का विलोमार्थी शब्द क्या होता है, खुश होता है, ठीक है ना। तो ये खुशबू हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक विदेशज उपसर्ग है। तो यहाँ पर ये विदेश शब्द के साथ इसका भी विलोमार्थी शब्द क्या होगा, विदेशज होगा, ठीक है ना। तो खुशबू का विलोम क्या हो जाएगा, बदबू हो जाएगा, या बदबू का विलोम क्या हो गया, खुशबू हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको दे दिया, शब्द दे दिया इलाज। इलाज ये भी क्या है, विदेश शब्द है। और इसका विलोमार्थी शब्द बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे एक उपसर्ग जोड़ देंगे, ला उपसर्ग जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ला इलाज हो गया। इलाज से क्या हो गया, रहित हो गया। तो इलाज का विलोमार्थी शब्द क्या हो जाएगा, ला इलाज हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो विदेश शब्द है उनके साथ विदेशी शब्दों का आपको प्रयोग करना है। तत्सम शब्द आ रहा है उसके साथ क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। जैसे देखो अगर शब्द है, अब अगर का आपको विलोम पूछे तो अगर का अर्थ आपको ध्यान होता है, अगर का अर्थ क्या होता है, आगे होता है, ठीक है ना। अब आपको ऑप्शन क्या दे रखा है, पीछे भी दे रखा है, और आपको बी के अंदर आपको पसंद दे रखा है, ठीक है ना। अब दोनों के अंदर देखें, अगर क्या है, तत्सम प्रवृत्ति का शब्द है, और इसका विलोमार्थी अगर का अर्थ आगे होता है। अगर का अर्थ क्या है, आगे है, और इसके अंदर आपको पीछे भी दे रखा है, पसज दे रखा है, ठीक है ना। तो अगर का विलोमार्थी शब्द क्या होगा, पसज होगा। और आगे का यदि आपको पूछे तो आगे का क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे के साथ विलोमार्थी शब्द क्या आएगा, पीछे आएगा। अगर के साथ कौन सा आएगा, पसज आएगा, ठीक है ना। और ये जो शब्द दे रखे हैं विदेशी शब्द, उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विदेशी शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब देखो कुछ उदाहरण हम पढ़ते हैं जो परीक्षा के अंदर आए हुए जो विलोमार्थी शब्द है उनके बारे में, ठीक है। अब देखो आपको एक शब्द दे दिया, आपको दे दिया अनुक्रिया दे दिया, ठीक है ना। और आपको पूछ लिया अनुक्रिया है, इसका विलोमार्थी शब्द क्या होगा। एक शब्द दे रखा है आपको अनुक्रिया दे रखा है, एक शब्द दे रखा है आपको अनुयोगी दे रखा है। अनुक्रिया और अनुयोगी दो शब्द दे रखे हैं, और इनका आपको विलोमार्थी शब्द पूछा है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि अनु जो उपसर्ग है उसका लगभग आपको विलोमार्थी जो शब्द है वो आप प्रत्यय उपसर्ग मिलेगा, वो कौन सा होगा, प्रत्यय होगा, ठीक है ना। यदि आपको इस प्रकार के ध्यान नहीं है कि अनुक्रिया का विलोमार्थी शब्द क्या होगा, तो आपको देखो यहाँ पर मूल शब्द क्या है, क्रिया है, यहाँ पर क्या है, योगी है, यहाँ पर जो उपसर्ग कौन सा है, अनु है। तो उसके बाद में आगे आप कौन सा उपसर्ग लगाओ, प्रत्यय लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो अनुक्रिया का विलोमार्थी शब्द क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया हो जाएगा। इसी प्रकार अनुयोगी का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रतियोगी हो जाएगा, ठीक है ना। अनुयोगी का विलोमार्थी शब्द क्या हो जाएगा, प्रतियोगी हो जाएगा। तो अनुक्रिया का विलोमार्थी क्या है, प्रतिक्रिया है, और अनुयोगी का क्या हो जाएगा, प्रतियोगी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। या हम जो पढ़े उपसर्ग वाले अन्य उदाहरण देखें, कपूत है, कपूत का विलोमार्थी देखें तो ये क्या हो जाएगा, सपूत हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम देखें, एक शब्द दे रखा है आपको सुपुत्र दे रखा है, यहाँ पर देखो सु उपसर्ग है, तो सु का विलोमार्थी क्या हो जाएगा, कु हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कुपुत्र हो जाएगा। इसी प्रकार आपको दे रखा है कुमति दे रखा है, मति का अर्थ क्या है, बुद्धि है। कु का विलोमार्थी क्या हो गया, सु हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, सुमति हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको एक उदाहरण दे रखा है, सदाचार दे रखा है, सदाचार। सदाचार के अंदर देखें तो यहाँ पर सत उपसर्ग है, सत क्या हो जाएगा, आचार हो जाएगा। और इसका विलोमार्थी क्या हो जाएगा, या तो आप करो दुराचार, दूर उपसर्ग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दुराचार। या फिर हम इसका विलोमार्थी क्या बना सकते हैं, कदाचार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसके दो दो विलोमार्थी शब्द भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो सदाचार के दुराचार भी हो सकता है और कदाचार भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन दुराचार और कदाचार ये दोनों क्या है, समानार्थी शब्द है। तो दुराचार का विलोमार्थी कदाचार नहीं होगा, कदाचार का दुराचार नहीं होगा, ठीक है ना। इन दोनों का कौन सा हो सकता है, सदाचार हो सकता है, ठीक है ना। सत है जो आचार,
और इसका विपरीत अर्थ क्या हो गया, बुरा है, जो आचार मतलब आचरण हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम उपसर्ग के आधार पर क्या कर सकते हैं, इनका विलोमार्थी शब्दों को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, ठीक है ना। अन्य और देखो आप, देखो आपको संधि का विलोम पूछ ले, ठीक है ना। संधि का विलोम क्या होता है, तो संधि में हमने पहले पढ़ लिया है कि संधि का विलोम क्या होता है। तो संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह होता है, ठीक है ना। संधि का विलोम विग्रह भी होता है। यदि आपको विग्रह ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो संधि का विलोम क्या माना जाता है, विच्छेद भी माना जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, संधि का विलोम विग्रह भी होता है और संधि का विलोम क्या होता है, विच्छेद भी होता है, ठीक है। इसी प्रकार आपको पूछ ले समास का विलोम क्या होता है, तो समास का विलोम क्या होता है भी, समास का विलोम पूछे तो समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है ना। समास का अर्थ हो गया संक्षेप, व्यास का अर्थ क्या हो गया, फैलाव हो गया। इसी प्रकार आपको पूछ ले उपसर्ग का विलोम क्या होता है। अब देखो उपसर्ग का विलोम देखें तो परिभाषा के रूप में देखें तो इसका विलोम क्या होना चाहिए, प्रत्यय होना चाहिए, ठीक है ना। कि वे शब्दांश जो पहले जुड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, बाद में जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। लेकिन उपसर्ग का विलोम क्या माना जाता है, प्रसर्ग माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है, सर्ग है, यहाँ पर मूल शब्द क्या है, सर्ग है। और उपकार क्या होता है, समीप, और प्रकार क्या होता है, दूर होता है। तो ये दोनों उपसर्ग एक दूसरे के क्या है, विलोमार्थी है। यदि प्रसर्ग ऑप्शन में नहीं दे रखा है तब हम कौन सा कर सकते हैं, प्रत्यय भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये दोनों इसके क्या माने जाते हैं, विलोमार्थी शब्द माने जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम सही कर सकते हैं, ठीक है ना। एक आपको दे रखा है अर्थ, अब आपको पूछ रहे अर्थ का जो विलोमार्थी शब्द क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अनुपसर्ग लगा सकते हैं। अन का अर्थ क्या होता है, रहित होता है, तो अनुपसर्ग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थ का विलोमार्थी शब्द पूछे तो ये क्या हो गया, अनर्थ हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको एक शब्द दे रखा है उदार, उदार का विलोमार्थी पढ़े तो यहाँ पर आपको ए अन, और ये जो उपसर्ग है देखो, एक ए उपसर्ग है, एक अनुपसर्ग है, एक ये अन है, और इनका लगभग अर्थ क्या होता है, रहित के रूप में होता है, ठीक है ना। उदार हो गया, जो उदार से नहीं है वो क्या हो जाएगा, उदार रहित हो जाएगा। तो रहित वाला जो अर्थ लगाना है तो आपको अनुपसर्ग का प्रयोग कर सकते हो। आप अनुपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनुदार हो जाएगा। तो उदार का विलोमार्थी शब्द पूछे तो क्या हो गया, अनुदार हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको दे रखा है आचार, आचरण विशेष हो गया। इसका यदि विलोमार्थी शब्द पूछे तो रहित का अर्थ लगाएंगे, रहित का अर्थ लगाएंगे तो इसका आगे अनुपसर्ग जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनाचार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आचार और अनाचार एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विलोमार्थी शब्द हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार देखें हम एक शब्द दे रखा है आपको आधार, यहाँ पर आ उपसर्ग है आधार, और इसका विलोमार्थी रहित के रूप में लगाएंगे तो निर लगा जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, निराधार हो जाएगा। तो आधार का विलोमार्थी शब्द क्या हो गया, निराधार हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको एक शब्द दे रखा है नश्वर, ठीक है। नश्वर है, इसके आगे यदि हम या तो ए प्रत्यय लगाकर इसका अर्थ लगा सकते हैं, या तो ये अनश्वर भी इसका विलोमार्थी शब्द माना जाता है, या फिर इसका क्या हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा। शाश्वत हमेशा हो गया और नश्वर जो नष्ट होने वाला, ठीक है। तो ये अनश्वर भी इसका विलोमार्थी शब्द और शाश्वत भी इसका क्या माना जाता है, विलोमार्थी शब्द माना जाता है। तो इस प्रकार हम अर्थ का अनर्थ हो गया, उदार के आगे अनुपसर्ग लगा दिया, अनुदार हो गया, आचार अनाचार हो गया, आधार के आगे निरुपसर्ग रहित हो गया, निराधार हो गया, नश्वर का क्या हो गया, अनश्वर, या फिर दूसरा इसका विलोमार्थी क्या माना जाता है, शाश्वत माना जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो ये घोष हो रहा है, घोष आपको पूछ ले घोष का विलोमार्थी शब्द क्या होगा, ठीक है ना। तो घोष का यदि आपको सह घोष भी दे रखा है और एक में ए घोष दे रखा है, ठीक है ना, दोनों दे रखे हैं, तो आप देखो घोष और घोष का अर्थ क्या होता है, कंपन या गूंज होता है, ठीक है ना। और सह घोष मतलब क्या हो गया, गूंज सहित हो गया। तो घोष और सह घोष ये दोनों शब्द तो क्या है, समानार्थी शब्द है, ठीक है ना। और दोनों का विलोम क्या होगा, ए घोष होगा। यहाँ पर हमने ए उपसर्ग लगा दिया, ए का अर्थ क्या होता है, नहीं होता है, तो ये कंपन रहित हो गया, ठीक है ना। ये कंपन या कंपन सहित हो गया और इसका विलोमार्थी क्या हो जाएगा, ए घोष हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये घोष या सह घोष का विलोमार्थी पूछे तो क्या हो गया, ए घोष हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आपको एक उदाहरण दे दिया आवृत, आवृत का अर्थ क्या होता है, ढकना होता है, ठीक है ना, आवृत है। अब इसका विलोमार्थी शब्द बनाएंगे तो इसके आगे अनुपसर्ग लगा सकते हैं हम, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अनावृत हो जाएगा। आवृत से क्या हो गया, रहित हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको देखे एक शब्द दे दिया वितल, विशेष तल आ गया और इसके आगे ए उपसर्ग लगाने तो अतल हो जाएगा। वितल और अतल एक दूसरे के क्या है, विलोमार्थी शब्द है, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको शब्द दे रखा है पार, पार के आगे ए उपसर्ग लगाएंगे, ए पार हो जाएगा।
अपार और पार एक दूसरे के क्या है, विलोमार्थी शब्द है। और हाँ, इसी प्रकार देखो कुछ अन्य उदाहरण देखें। एक शब्द दे रखा है आपको, रोगी दे रखा है, ठीक है ना। रोगी का विलोमार्थी शब्द आपको पूछे, रोगी का आपको विलोमार्थी शब्द पूछे, तो इसका जो विलोमार्थी शब्द क्या होगा, निरोगी होगा या फिर निरोग होगा, ठीक है ना। तो इसका विलोमार्थी शब्द क्या होगा, निरोग होगा, ठीक है ना। और रोगी और निरोगी के अंदर आपको ध्यान में रखना है, रोगी का विलोमार्थी शब्द एक आपको दे रखा है निरोगी दे रखा है, और एक ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, निरोग दे रखा है। अब देखो यहाँ पर यदि हम सुशब्द की बात करें तो रोगी का निरोगी नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर इसका विलोमार्थी शब्द क्या होगा, निरोग होगा, ठीक है ना। ये जो शब्द है जिसके साथ हम निरुपसर्ग लगा रहे हैं, ठीक है ना, निर या निशुपसर्ग लगाएंगे तो अंतिम जो ई है उस ई का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, ठीक है ना। तो निरोगी कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रोगी शब्द के साथ जब हम निरुपसर्ग जोड़ेंगे तो ये मूल शब्द क्या रहेगा, निरोग रहेगा। तो रोगी का जो विलोमार्थी शब्द है वो क्या हो जाएगा, निरोग हो जाएगा, न कि निरोगी होगा, ठीक है। अन्य उदाहरण आप और देखो। हाँ, एक ये भी परीक्षा में पूछा गया, प्राचीन और का विलोमार्थी शब्द, ठीक है ना। प्राचीन शब्द दे रखा है, उसका प्राचीन का आपको विलोमार्थी शब्द पूछे तो प्राचीन का विलोमार्थी शब्द क्या होता है, अभी अर्वाचीन होता है, ठीक है ना। प्राचीन का क्या होता है, अर्वाचीन होता है। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है। एक उदाहरण है देखो, विज्ञ, ज्ञ का अर्थ क्या होता है, जानना होता है, ठीक है ना। वे का अर्थ क्या हो गया, विशेष रूप से जानने वाला। और इसका विलोमार्थी शब्द पूछे तो क्या हो जाएगा, अज्ञेय, अज्ञेय हो जाएगा, ज्ञ जो नहीं जानने वाला है। और एक शब्द दे रखा है आपको, अभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ भी क्या होता है, जानना होता है। इसके आगे अभि उपसर्ग है, ज्ञ का अर्थ क्या हो गया, जानना। यहाँ पर भी उपसर्ग है, ज्ञ का अर्थ क्या हो गया, जानना। इसका विलोमार्थी शब्द बनाया हमने, अ उपसर्ग लगा दिया, अज्ञेय हो गया। और अभिज्ञ का यदि आपको पूछे तो इसका आगे अनुपसर्ग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे के क्या है, विलोमार्थी शब्द है, विज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ और अनभिज्ञ, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको दे रखा है एक उदाहरण, सर्वज्ञ। सर्व का अर्थ क्या हो गया, सभी, ज्ञ का अर्थ क्या हो गया, जानने वाला, सर्वज्ञ हो गया। और इसका विलोमार्थी शब्द पूछे तो इसका विलोमार्थी शब्द क्या होता है, अल्पज्ञ हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे के क्या है, विलोमार्थी शब्द है। एक उदाहरण दे रखा है आपको, अग्रज। अग्रज का विलोमार्थी शब्द पूछे तो क्या है, अग्रज बड़ा भाई हो गया, और अनुज क्या होता है, छोटा भाई होता है, ठीक है ना। तो अग्रज और अनुज एक दूसरे के क्या है, विलोमार्थी शब्द है, ठीक है। इसी प्रकार एक उदाहरण दे रखा है आपको, अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक का विलोमार्थी शब्द पूछे तो इसका क्या हो जाएगा, निरुपसर्ग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, निर्नुनासिक हो जाएगा, ठीक है ना, निर्नुनासिक हो गया। तो अनुनासिक और निर्नासिक एक दूसरे के क्या है, विलोमार्थी शब्द है, ठीक है। तो ये प्राचीन का अर्वाचीन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। विज्ञ और अज्ञ ये भी ध्यान रखना है। अभिज्ञ और अनभिज्ञ बहुत बार पूछा गया है। सर्वज्ञ क्या क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ हो जाएगा। अग्रज का क्या हो जाएगा, अनुज हो जाएगा, ठीक है। अन्य उदाहरण देखें। एक उदाहरण देखो, खंडन। खंडन का विलोमार्थी शब्द क्या होगा, विखंडन होगा या फिर मंडन होगा। आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक में तो क्या दे दिया, विखंडन दे दिया, और एक क्या दे रखा है आपको, मंडन दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि खंडन का विलोमार्थी शब्द मंडन होगा या विखंडन। तो खंडन और मंडन दोनों क्या है, समानार्थी शब्द है, ठीक है ना। और इन दोनों का विलोमार्थी शब्द के रूप में देखें तो इनका विलोम क्या होता है, मंडन होता है, ठीक है ना। तो खंडन और मंडन एक दूसरे के क्या है, विलोमार्थी शब्द है, ठीक है। एक दो उदाहरण देखो। इसी प्रकार आपको दे रखा है, आमिष दे रखा है, ठीक है। आमिष, आमिष का अर्थ क्या होता है, मांसाहारी होता है, ठीक है ना। आमिष मांसाहारी हो गया। और आमिष का यदि विलोमार्थी शब्द पूछे तो इसका क्या होता है, निरामिष होता है, ठीक है ना। निरुपसर्ग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, निरामिष। तो आमिष का विलोमार्थी शब्द क्या हो जाएगा, निरामिष हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको दे रखा है, सम। सम का विलोमार्थी शब्द पूछे तो इसका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ठीक है ना। सम का क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अन्य हम देखें, एक शब्द दे रखा है आपको, रीत दे रखा है। रीत का अर्थ क्या होता है, सत्य होता है, ठीक है ना। और जो सत्य नहीं है तो यहाँ पर अनृत हो जाएगा, ठीक है ना। रीत का विलोमार्थी शब्द क्या हो जाएगा, अनृत हो जाएगा। एक शब्द दे रखा है आपको, ऋजु दे रखा है। ऋजु का अर्थ क्या होता है, सरल होता है, ठीक है ना। और इसका विलोमार्थी पूछे तो इसका विलोमार्थी शब्द क्या हो जाता है,
वक्र हो जाता है, ठीक है ना। तो ऋजु और वक्र एक दूसरे के क्या है, विलोमार्थी शब्द है। तो इस प्रकार प्राचीन और अर्वाचीन, विज्ञ और अज्ञ, अभिज्ञ अनभिज्ञ, सर्वज्ञ अल्पज्ञ, अग्रज अनुज अनुनासिक और निर्नासिक, खंडन और मंडन एक दूसरे के विलोमार्थी शब्द हैं, ठीक है ना। खंडन और विखंडन दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर विशेष रूप से खंडन हो गया, ये तो समानार्थी शब्द है, लेकिन खंडन और विखंडन का विलोम क्या होगा, मंडन होगा। आमिष मांसाहारी हो गया, निरामिष मांस से रहित हो गया, ठीक है ना। सम और विषम एक दूसरे के विलोमार्थी है। रीत का अर्थ क्या हो गया, सत्य, अमृत झूठ हो गया। ऋजु का सरल हो गया, वक्र का क्या हो गया, टेढ़ा हो गया, ठीक है ना। तो ये ऋजु और वक्र एक दूसरे के क्या है, विलोमार्थी शब्द है, ठीक है ना। इस प्रकार ये बहुत सारे शब्द भंडार है, जिसके अंदर आपको बार बार इनको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो विशेष बातें हमने तो जो 4 बातें पढ़ी है, एक तो आपको ये प्रवृत्ति वाले जो बात रखनी है, तत्सम है, उसके साथ तत्सम शब्द का प्रयोग, तद्भव है, तद्भव के साथ, या फिर हम कोई भी प्रत्यय लगाकर नया शब्द बना रहे हैं तो उसका विलोमार्थी शब्द है, उसके साथ वही प्रत्यय लगाकर हम क्या बनाएंगे, नया शब्द बनाएंगे, ठीक है। और बाकी आपको पहचान के लिए मैंने बता दी कि बहुत सारे ऐसे उपसर्ग हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं, ठीक है ना। उसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, विलोम शब्द सही कर सकते हैं। जिस प्रकार हमने ये पढ़ा है, विज्ञ के आगे अज्ञ लगा दिया, यहाँ पर अ उपसर्ग लगा दिया, अभिज्ञ के आगे अनुपसर्ग लगाकर ये क्या बन गया, अनभिज्ञ बन गया। इस प्रकार निर है, निस है, इनका अर्थ क्या होता है, रहित के रूप में होता है। तो जो आपको शब्द दे रखा है उसके आगे हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर क्या बना सकते हैं, विलोम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक दो उदाहरण और देखो आप। एक शब्द दे रखा है आपको आयात, और आपको पूछ ले आयात का विलोम क्या होगा, ठीक है ना। तो आयात का आपको ध्यान है, आयात का विलोमार्थी शब्द क्या होता है, निर्यात होता है, ठीक है ना। आयात और निर्यात एक दूसरे के क्या है, विलोमार्थी शब्द है, ठीक है ना। तो आयात का विलोमार्थी शब्द क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको एक शब्द दे रखा है रोगी। रोगी का यदि आपको विलोमार्थी शब्द पूछे तो इसका विलोमार्थी शब्द क्या होगा, निरोगी होगा या फिर निरोग होगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे की मात्रा बड़ी आएगी, ये क्या होगा, निरोग होगा, निरोगी नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो शब्द शुद्धि के आधार पर ये जो शब्द वो है क्या है, अशुद्ध है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। रोगी का विलोमार्थी शब्द क्या होगा, निरोग होगा, न कि निरोगी होगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको एक शब्द रखा है अपराधी। अपराधी का विलोमार्थी शब्द पूछे, ठीक है ना। तो विलोमार्थी निरपराधी या निरपराध, तो इसका भी विलोमार्थी शब्द क्या होगा, निरपराध होगा, निरपराधी नहीं होगा, ठीक है ना। विलोमार्थी क्या होगा, निरपराध होगा। यहाँ पर ई का लोप हो जाता है, जैसे हम इन शब्दों के साथ निर उपसर्ग लगाएंगे तो यहाँ पर ई का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको एक शब्द दे रखा है लोभी। इसका विलोमार्थी शब्द पूछे तो इसका विलोमार्थी शब्द क्या हो जाएगा, निर्लोभ हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, निर्लोभ हो जाएगा, न कि निर्लोभी होगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको एक उदाहरण दे रखा है सरस। सरस का यदि पूछे तो इसका क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, ठीक है ना। रस से रहित हो गया या रस सहित हो गया, रस का या नीरस हो जाएगा, या सरस का क्या हो गया, नीरस हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आपको एक उदाहरण दे रखा है सबल। तो ये क्या हो गया, सबल का बल सहित हो गया, और जो बल रहित होता है वो क्या होता है, निर्बल होता है, ठीक है ना। तो निर उपसर्ग लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा, ठीक है ना। सबल और निर्बल एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आयात का निर्यात हो गया, रोगी का निरोग हो गया, अपराधी का निपराध हो गया, लोभी का क्या हो गया, निर्लोभ हो गया, सरस का निरस हो गया, सबल का क्या हो गया, निर्बल हो गया। इसी प्रकार आपको एक शब्द दे रखा है अधिकार, ठीक है। अधिकार का विलोमार्थी शब्द पूछे तो इसके आगे अनुपसर्ग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंधिकार हो जाएगा, ठीक है ना। अधिकार का विलोमार्थी शब्द पूछे तो क्या हो गया, अंधिकार हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आपको एक शब्द दे रखा है सापेक्ष। अब सापेक्ष के अंदर देखो यहाँ पर सैद आपेक्ष है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके आगे यदि हम निरुपसर्ग लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, निरपेक्ष हो जाएगा। तो सापेक्ष का विलोम क्या हो गया, निरपेक्ष हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हमें सादर, तो यहाँ पर भी सै उपसर्ग है, ये सैद आदर हो गया, तो इसके आगे निरुपसर्ग लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, निरादर हो जाएगा। तो ये उपसर्ग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, विलोम शब्दों को सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके विलोम शब्द हमने कुछ पढ़ लिए जो परीक्षा में जो बार बार आए हुए हैं, और ये आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। वैसे कोई नियम वगैरह इनका नहीं है। तो ये विलोम शब्द आपको इस प्रकार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, आपको अलग अलग पूछे जाएंगे, या कोई भी शब्द दे दिया, जैसे आपने पूछ लिया सापेक्ष का विलोम क्या होगा, या आपको चारों युगम मिल जाएंगे, उसमें आपको पूछ लेगा कौन सा सुमेलित नहीं है या सुमेलित है, ठीक है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।